हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइड और वाइडेबल मैरिज के संबंध में। जी हाँ, वाइड मैरिज यानी कि शून्य विवाह, यानी कि द मैरिज दैट नेवर एग्जिस्टेड, और वाइडेबल मैरिज यानी कि विवाह का शून्यकरण कराना। आपने डिवोर्स के बारे में सुना होगा, म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में सुना होगा। आमतौर पे सभी लोगों को डिवोर्स के बारे में जानकारी होती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमारे हिंदू लॉ में ऐसी भी व्यवस्था है और कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत अगर किसी की भी शादी हुई है तो उस शादी को शून्य करार दिलवाया जा सकता है फ्रॉम द कोर्ट, द मैरिज दैट नेवर एग्जिस्टेड। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वाइड और वाइडेबल मैरिज आखिर होता क्या है। हमारे हिंदू लॉ में कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशंस दिए गए हैं जिसके अंतर्गत अगर किसी की भी शादी होती है तो वो व्यक्ति कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है और उसके विवाह को शून्य करार दिया जा सकता है, यानी कि उसके विवाह को वॉइड घोषित किया जा सकता है। वॉइड का मतलब होता है कि अ मैरिज दैट नेवर एग्जिस्टेड फ्रॉम एब इनिशियो, यानी कि एक शादी जो कि शुरुआत से ही इलीगल था और कानून से भी इसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। देयरफॉर दिस मैरिजेस डिक्लेयर्ड एज वॉइड मैरिजेस। अब वॉइडेबल मैरिज का अर्थ यह होता है कि एक मैरिज जो कि एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन देयर वेयर सम फ्लॉज इन द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज एंड देयरफॉर इट इज डिक्लेयर्ड अ वॉइडेबल मैरिज, यानी कि एक मैरिज जो शुरुआत में एग्जिस्ट करता था लेकिन उसके पूरे प्रोसीजर में ही कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ था उस मैरिज के वैलिडिटी में, और इस कारण से उस मैरिज का शून्यकरण कर दिया गया है। अब डाइवोर्स और वाइड और वाइडेबल मैरिज में अंतर क्या होता है इस बात को समझ लें। सबसे पहले हम लेते हैं डाइवोर्स। तो अब डाइवोर्स के अंतर्गत देखें, एक व्यक्ति है वो सिंगल है, एक व्यक्ति है उसका स्टेटस है सिंगल, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसका स्टेटस बदलता है एज अ मैरिड, उसके बाद उसका डाइवोर्स होता है, उसका स्टेटस फिर बदलता है एज अ डाइवोर्सी। डाइवोर्स के समय कुछ सोशल और लीगल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं जिसका पालन उस व्यक्ति को करना पड़ता है। अब बात करते हैं वाइड और वाइडेबल मैरिज की। तो एक व्यक्ति है उसका स्टेटस है सिंगल, उसकी शादी होती है, उसका स्टेटस चेंज होता है एज अ मैरिड। अब उसका शादी जो है वो डिक्लेयर्ड होता है एज ए वाइड और एज अ वाइडेबल मैरिज। इसके बाद उसका जो स्टेटस होता है वो चेंज करता है, नॉट एज अ डाइवोर्सी बट उसका स्टेटस जो है वो वापस चला जाता है एज अ सिंगल, बिकॉज दैट मैरिज इज डिक्लेयर्ड नॉट टू बी अ मैरिज एट ऑल इन द आइज ऑफ द लॉ। या कानून के नज़र में वह शादी कभी वैलिड शादी था ही नहीं और एग्जिस्ट भी नहीं करता था, इसलिए उसका जो स्टेटस है वो इसलिए उसका स्टेटस डाइवोर्सी ना होके सिंगल हो जाता है और उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का सोशल या लीगल ऑब्लिगेशंस भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, डाइवोर्स लेने के बाद कोर्ट जो है वह हस्बैंड के ऊपर एक एलिमनी ग्रांट करता है, लेकिन जब एक शादी वाइड या वाइडेबल घोषित होती है तो वहाँ पे कोई भी सोशल या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है या फिर एलिमनी की बात नहीं होती है, क्योंकि कानून के नज़र में वह शादी कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो एलिमनी की तो कोई बात ही नहीं आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइड मैरिज के संबंध में, यानी कि कोई भी शादी कब शून्य घोषित होता है। तो इसके 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन यह है कि दोनों स्पाउस में से किसी की भी प्रीवियस शादी एग्जिस्ट न कर रही हो, और अगर किसी की भी शादी एग्जिस्ट कर रही है और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ से अनजान है तो बाद में इट विल बी अ वैलिड ग्राउंड टू डिक्लेयर अ मैरिज अ वाइड मैरिज। दूसरा कंडीशन यह है कि दोनों स्पाउस के बीच में सपेंडर रिलेशनशिप ना हो। अगर दोनों के बीच में सपेंडर रिलेशनशिप है तो वह मैरिज भी एक वाइड मैरिज मानी जाएगी या उसे एक वाइड मैरिज डिक्लेयर कराया जा सकता है। अब आप समझे कि यह सपेंडर रिलेशनशिप होता क्या है। सपेंडर रिलेशनशिप हम उसे कहते हैं जहां पे किसी भी व्यक्ति को पिंड दान देने का अधिकार प्राप्त हो। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे अपने फादर, अपने दादा, अपने परदादा को पिंड दान देने का अधिकार है। तो ये जो मेरे सारे रिश्ते हैं उन लोगों से वह सपेंडर रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है।
इसी प्रकार से दो व्यक्ति जो अपने एंसेस्टर को पिंड देते हो और एंसेस्टर सेम हो तो वो दोनों व्यक्ति भी सपिंडा रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मेरे चाचा, अगर मैं अपने पूर्वजों को पिंडदान देने का अधिकार रखता हूं तो सेम पूर्वजों को मेरे चाचा भी पिंडदान देने का अधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार से मैं और मेरे चाचा भी सपिंडा रिलेशन के अंतर्गत आ गए। तो जो शादियां हैं वो सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं हो सकती हैं। अब इसको थोड़ा और विस्तार से आप समझें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने फादर के रिलेशन से 5 डिग्री तक यानी कि 5 पीढ़ी तक सपिंडा रिलेशनशिप में होता है और अपनी मदर की तरफ से 3 डिग्री तक यानी कि 3 पीढ़ियों तक सपिंडा रिलेशनशिप में होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये डिग्रीज है या पीढ़ियां हैं ये काउंट कैसे होती हैं। मैं अपना एक एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। सपोज मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे परदादाजी हैं और मेरे परदादाजी हैं। अब इसमें पहला पीढ़ी जो है वो मैं हुआ। जब हम डिग्रीज काउंट करेंगे या पीढ़ी काउंट करेंगे तो अपने से शुरुआत करेंगे। तो पहला जो पीढ़ी हुआ वो मैं हुआ, दूसरा मेरे फादर, तीसरा मेरे दादाजी, चौथा मेरे परदादाजी और पांचवा जो है वो मेरे परदादाजी। अब इन 5 पीढ़ियों के साथ मेरा सपिंडा रिलेशनशिप है। अब इसमें आप देखें, अब इसमें अगर आप फीमेल साइड में देखें तो 5 रिलेशन कहाँ तक गया? मेरी माँ, दादी, परदादी और परदादी। यानी कि सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत इन रिश्तों से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू सपिंडा रिलेशनशिप। अब अगर अपने माँ के तरफ से मैं 3 पीढ़ी तक देखूं तो पहला मैं हुआ, दूसरा मेरी माँ हुई और तीसरा मेरे नाना और नानी हुए। यानी कि मैं अपनी माँ और नानी के साथ सपिंडा रिलेशनशिप में आता हूँ, इसलिए हम लोगों के बीच में कोई भी शादी प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। सपिंडा रिलेशनशिप के संबंध में एक चीज और बता दो कि सपिंडा रिलेशनशिप हमेशा अपने से ऊपर की तरफ चलता है। यानी कि मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एसेट्रा। सपिंडा रिलेशनशिप काउंट करते समय हम अपने नीचे की पीढ़ी को काउंट नहीं करते हैं। जैसे सपिंडा रिलेशनशिप में मैं अपना बेटा या बेटी को काउंट नहीं करूंगा। सपिंडा रिलेशनशिप हमेशा ऊपर की तरफ काउंट होता है। किसी भी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए जो तीसरी शर्त है वह यह है कि दोनों स्पाउस प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बीच में न आते हों। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एक कपल के बीच में तब शादी नहीं हो सकती है अगर वो दोनों किसी भी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। तो अब जानते हैं कि ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आखिर है क्या। इसे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने इसे आसानी से समझाने के लिए इसे 4 भागों में मैंने बांट दिया है। आप समझे कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के तहत जो पहला सेक्शन है वो है लीनियल असेंडेंट, यानी कि आपकी ऊपर की पीढ़ी, यानी कि फादर, दादा, परदादा और परदादा। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कि इन द सेम वे मैं अपनी माँ, दादी या परदादी के साथ शादी नहीं कर सकता हूं बिकॉज इट कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत दूसरे सेक्शन में आते हैं वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ योर लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक व्यक्ति जो है वह अपने लीनियल असेंडेंट के वाइफ से शादी नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए मैं हूं तो मेरे लीनियल असेंडेंट हुए मेरे फादर की वाइफ हुई मेरी माँ, यानी कि मेरे और मेरे माँ के बीच जो रिलेशनशिप है दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। इसी प्रकार से अगर मैं लीनियल डिसेंडेंट की बात करूं तो मेरा लीनियल डिसेंडेंट होगा मेरा बेटा और उसकी पत्नी, यानी कि मेरे साथ उसका रिलेशन होगा बहू का। तो मेरे और मेरे बहू के बीच में जो रिश्ता है दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। इसी प्रकार से अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एक फीमेल के लीनियल असेंडेंट के रूप में मैं अपने फादर के साथ जो है वो रिलेशन है दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। और अगर मैं लीनियल डिसेंडेंट की बात करूं तो अगर उस फीमेल का कोई दामाद है तो दैट रिलेशन विल ऑल्सो कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ
रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के तहत जो तीसरा सेक्शन आता है वह है कि यू कैनॉट मैरी वाइफ ऑफ योर ब्रदर एंड वाइफ ऑफ योर फादर्स ब्रदर्स एंड वाइफ ऑफ योर मदर्स ब्रदर्स वाइफ। अब इसे मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो बस आप इतना समझें कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता है, अपनी चाची से शादी नहीं कर सकता है, अपनी फूआ से शादी नहीं कर सकता है और अपनी मामी से शादी नहीं कर सकता है। अब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत जो चौथा सेक्शन मैंने डिवाइड किया है वह किया है ब्रदर एंड सिस्टर एंड ब्रदर एंड सिस्टर चिल्ड्रन, यानी कि भाई और बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती है। अब वो भाई आपका चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई भी हो सकता है, या चचेरी बहन, ममेरी बहन और फुफेरी बहन भी हो सकती है। और जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो अपने सगे भाई बहन हो या चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कोई भी भाई बहन हो, उनके बच्चों के साथ भी जो रिलेशनशिप आएगा दैट विल कम अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। जब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत हम बात करते हैं भाई बहन की, तो भाई बहन के अंतर्गत आते हैं सगे भाई बहन, या फिर अगर फादर मदर ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो भी भाई बहन के अंतर्गत आएंगे, और जो सौतेले भाई बहन हैं वो भी इसी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंतर्गत में आएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप है और उससे कोई बच्चा है और बाद में वो रिलेशनशिप वॉइड या वॉइडेबल घोषित हो जाता है तो फिर उस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट मैरिज नेवर एग्जिस्टेड। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड सेवरल जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वह बच्चा जो होगा वह बिल्कुल एक लेजिटिमेट बच्चा होगा और वह अपने फादर और मदर के प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी होगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि वह कौन से कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत कोर्ट जो है वह एक शादी को वॉइडेबल घोषित करता है, यानी शादी का शून्यकरण करता है। तो इसके अंतर्गत जो पहला कंडीशन आता है वह है इम्पोटेंसी, यानी कि नपुंसकता। अगर कोई भी स्पाउस नपुंसक है और शादी के समय दूसरे स्पाउस को इस बात की जानकारी नहीं होती है और बाद में इस बात का पता चलता है तो इट बिकम अ वैलिड ग्राउंड टू डिक्लेयर अ मैरिज वॉइडेबल। दूसरा कंडीशन है किसी भी स्पाउस का पागल होना। अगर शादी के बाद यह पता चलता है कि जो दूसरा स्पाउस है वो शादी के पहले से ही पागल है और शादी के समय इस बात की जानकारी जो है वह दूसरे स्पाउस को नहीं होती है, तो यह एक वैलिड ग्राउंड हो जाता है शादी को शून्यकरण कराने के लिए। तीसरा कंडीशन है कि अगर किसी भी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में या लड़के की शादी जो है वह 21 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और तब दोनों चाहेंगे तो एक एप्लीकेशन मूव करके अपने शादी को वॉइडेबल घोषित करवा सकते हैं। चौथा कंडीशन यह है कि लड़की अगर प्रेग्नेंट है किसी दूसरे के साथ रिलेशन के कारण और हस्बैंड जो है उसे शादी के समय इस बात का पता नहीं था तो इट बिकम अ वैलिड ग्राउंड टू डिक्लेयर अ मैरिज अ वॉइडेबल मैरिज। अब ये मैं आपको बता दूं कि वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत जो कंडीशंस मैंने बताए हैं इसमें जो धोखाधड़ी होती है उसके लिए इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान है, लेकिन वह सजा मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ हिंदू लॉ के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। वॉइडेबल मैरिज के अंतर्गत एप्लीकेशन मूव करने की भी एक शर्त है। शादी के बाद जब भी आपको अपने साथ हुए किसी भी धोखाधड़ी का पता चलता है तो उस धोखाधड़ी के पता चलने के 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन मूव करना होगा अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस क्या होते हैं और किसी भी शादी को वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।